बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सोल्व करेंगे। यूनिट 4 की बाकी दो एक्सरसाइज से ये एक्सरसाइज कदरे आसान है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे सोल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फंक्शन। जो असल जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको सोल्व करने में फंक्शंस का क्या अमल दखल है। ठीक है, तो फंक्शन कहाँ इन्वॉल्व होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फंक्शंस आर वाइडली यूज्ड टू मॉडल एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, फंक्शन को हम मुख्तलिफ तरह के मामलात में वाइडली बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं जिंदगी की असर प्रॉब्लम्स को इन एरियाज सच एज फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स है। इन एरियाज में फंक्शन का बड़ा अहम अमल दखल है। फाइनेंस जिसके अंदर हमारे माली मामलात आ जाते हैं, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है, ये वाले अखराजात और आमदन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हम सीखते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है, ठीक है, उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड और टाइम। ठीक है, और सेल्स में हम समझते हैं कि कोई चीज़ कितनी सेल हुई है, कितना उसका उसको सेल, कितनी आइटम सेल हुई है और उन आइटम्स पर कितनी कॉस्ट आई है उनको बनाने में और कितना प्रॉफिट हुआ है। इन फाइनेंस फंक्शंस कैन रिप्रेजेंट इनकम, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ओवर टाइम। ठीक है, फाइनेंस के अंदर हम आमदनी, अखराजात और प्रॉफिट के बारे में, जो उनसे मुनाफे के बारे में समझते हैं ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ। इन ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस कैन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है, और ये जो फंक्शन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये वाली चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमें मदद करती हैं कैलकुलेट ट्रैवल टाइम और फ्यूल कंजम्पशन, कि कितना सफ़र में टाइम लगा और कितने फ्यूल की खपत हुई, यानी कितना फ्यूल खर्च हुआ। इन सेल्स फंक्शंस आर यूज टू मॉडल रेवेन्यू। ठीक है, और जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर रेवेन्यू यानी जो हमारा आमदन आई, जितनी उस चीज़ पे कॉस्ट आई, जितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड और कितनी आइटम सोल्ड हुई। इन सब के बारे में हम जो से इन तीन मेजर कैटेगरीज, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और सेल्स, इन तीन मेजर एरियाज जो है लाइफ के, इनके अंदर फंक्शंस जो है वो वाइडली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अ फंक्शन बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी represent the total balance in rupees after t months. What will be the balance after 6 months? तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जो कि है b of t, यानी टोटल बैलेंस के बारे में आफ्टर t मंथ, और ये जो t है वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बैलेंस मालूम करने का एक फंक्शन दिया गया है और उस बैलेंस को मालूम करने के लिए उसने टाइम जोन है वो अंदर रख दिया है। यानी इस t की जगह आप कोई भी टाइम पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बैलेंस बनेगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ? हमने 6 मंथ के बाद का बैलेंस मालूम करना है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। वो है बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी। ठीक है, तो इस टी को हमने जस्ट पुट करना है जो कि मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 6 इन द फंक्शन। ठीक है, जो ऊपर फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ बी और इस टी की जगह भी आ गया 6, इधर आ गया 5000, ये वाला वैसे का वैसे ही, प्लस 200 वैसे का वैसे ही, और इधर टी जो है वो पुट कर देंगे दोबारा से, वो आ गया 6 है। तो यूं बी ऑफ 6 हमारा इक्वल आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 5000 वैसे का वैसे ही, अब 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 1200। अब 5000 में हम जो है वो 1200 ऐड कर देंगे, 5000 प्लस 1200, तो ये हमारे पास आ गया 6200। ठीक है, और इतने रुपीस जो है वो बैलेंस बनेगा। ठीक है, 6 मंथ के बाद। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे कि बैलेंस जो है, टोटल बैलेंस, वो इक्वल आ गया, चूंकि वो रुपीस में है। ठीक है, उसने खुद बता रखा है इन रुपीस, लिहाजा हम ये जो आंसर है इसके साथ रुपीस मेंशन करेंगे, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म RS। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें जितने टाइम के बाद उसने बैलेंस का पूछा है वो वाला टाइम उधर पुट करना है, सोल्व करेंगे, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ फंक्शन f of k is equal to 150 plus 20k represent the total fare in rupees for k kilometers. How much will the fare be for a 12 किलोमीटर राइड? तो एक फंक्शन दिया गया है जिससे हम फेयर को कैलकुलेट करते हैं। फेयर मीन किराए को रुपीस के अंदर। ठीक है, इस फंक्शन से हम किराया मालूम करते हैं फॉर के किलोमीटर। ये जो के है वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी किलोमीटर पुट कर दें तो इस फंक्शन का पता, इस फंक्शन में के पुट करने से पता चल जाता है कितना फेयर लगेगा। हाउ मच विल द फेयर बी फॉर अ 12 किलोमीटर राइड? तो अगर 12 किलोमीटर की राइड ली जाए तो फिर कितना फेयर बनेगा, किराया बनेगा। ठीक है,
तो बड़ा ही सिंपल है, आपने ये फंक्शन लिखना है एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20k, ठीक है। तो यहाँ k क्या लगाना है 12 किलोमीटर, क्योंकि हमें 12 किलोमीटर का फेयर फाइंड करना है, तो लिहाजा पुट कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 12 इन द फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर 12 पुट कर रहे हैं। यहाँ भी f k की जगह आ गया 12, ये आ गया 150 प्लस 20 आ गया, और इधर भी k की जगह आ गया 12, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर से 20 को हम जोन सा है वो पहले मल्टीप्लाई करेंगे जोन सा है वो 12 के साथ, और फिर उसके बाद जोन सा है वो हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, और यहाँ पे सबसे पहले 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 150 वैसे का वैसे ही प्लस 20 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ गया हमारे पास 240। अब इसके अंदर 150 प्लस कर देंगे, 150 प्लस 240, तो ये हमारे पास हो जाएगा 390, ठीक है। तो यूं इसका मतलब हमारे पास जो फेयर है, किराया है 12 किलोमीटर का, वो कितना आ गया 390 रुपीस, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आपने जो फंक्शन दिया हुआ है वो लगाया, और कितने किलोमीटर का फेयर फाइंड करना था वो के की जगह पुट किए, सोल्व किया, तो आंसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस 5500 रुपीज, ठीक है। यानी कि एक जो फैंसी सोफा है उसको तैयार करने की जो लागत आती है, उस पर कॉस्ट आती है, वो 5500 रुपीज आती है, विच इज मॉडल्ड एज, जो कि इस फंक्शन से मॉडल्ड है, ठीक है। वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट, इस n की जगह अगर हम 1 लगाएं तो 1 को 5500 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक सोफा की कॉस्ट निकलती है। वेयर n इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स है। 50 सोफा सेट्स की कॉस्ट क्या होगी, जबकि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एफ ऑफ n इज इक्वल टू 5500n, ठीक है। तो n हमें कितने की मालूम करनी है 50 सोफास की, तो लिहाजा n की हमें तादाद 50 यहाँ पे पुट करनी है, n इज इक्वल टू 50 इन द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम n की जगह 50 पुट करेंगे और हमें 50 सोफा की कॉस्ट मालूम हो जाएगी। तो यहाँ आ गया f, यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 50, फिर आ गया 5500, और इस n की जगह भी आ गया 50, ठीक है। तो यूं 5500 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 के साथ, तो यूं हमारे पास आंसर आ गया 2,75,000, ठीक है। तो यूं 50 सोफास की जो टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स इज इक्वल टू, वो कितने रुपीस आ गई है 2,75,000 रुपीज, ठीक है। तो आपने जस्ट ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखना है, और उसने 50 सोफा सेट्स की कॉस्ट पूछी थी, तो n की जगह हमने 50 पुट करके इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60 रिप्रेजेंट द टाइम t इन आवर्स। ये जो t है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है आवर्स में, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर, ठीक है। और ये जो d है वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया जो कि जितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर होता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग का मतलब कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम फाइंड करना है। ये हमारे पास जो t है वो हमने फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा टू टेक ट्रैवल 180 किलोमीटर, और जो डिस्टेंस है d वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डिस्टेंस की जगह हमने 180 किलोमीटर पुट करके तो टाइम फाइंड कर लेना है, ठीक है। कितने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर हो जाएगा। तो गिवन फंक्शन लिखेंगे वो है t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60, ठीक है। तो लिहाजा हम पुट कर देंगे डिस्टेंस जो कि d है 180 किलोमीटर, पुट 180 किलोमीटर इन द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन है जो वो है t ऑफ d, तो यहाँ भी d की जगह आ गया 180, और इधर भी d है तो इस d की जगह भी आ गया 180, डिवाइड में आ गया 60, ठीक है। तो अब 180 को हम डिवाइड कर देंगे 60 पे, 180 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास आ गया 3, ठीक है, यानी 3 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाद में लिख देंगे कि हमारे पास जो टाइम है वो कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 3 आवर्स, क्योंकि उसने खुद दिखाया है कि जो टाइम है वो आवर्स में है, ठीक है। लिहाजा टाइम इज इक्वल टू आ गया 3 आवर्स। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने फंक्शन लिख के d की जगह ये 180 पुट करना है, डिवाइड करना है, तो आंसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी चार्जेस 100 रुपीज फॉर एन इनकोडिंग वर्क। एक कंपनी जो है वो इनकोडिंग वर्क का 100 रुपीज चार्ज करती है। इन एडिशन द कंपनी चार्ज 5 रुपीज पर पेज प्रिंटेड आउटपुट, और अगर प्रिंट भी निकालना है तो 5 रुपीज एक्स्ट्रा
पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो फंक्शन बनेगा मॉडल का, वो 100 रुपीज़ चार्जेस, ठीक है, जो इनकोडिंग वर्क के, और 5 रुपीज़ चार्जेस जो से है वो पर पेज के, और जबकि ये जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस को, जितने पेज आपने प्रिंट करवाने हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है। अब वो ये कह रहा है कि हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेज कोड इन कोडिंग एंड प्रिंटेड वर्क। 55 पेजेस यानी एक्स की जगह हमने क्या लगाना है, एक्स जो है वो नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 55 पेजेस हों और प्रिंट भी करवाना हो तो तब कितने चार्जेस जो से हैं वो पे करना पड़ेंगे, ठीक है, कंपनी को। तो फंक्शन हमें मिल गया जो कि दोनों चीज़ों के मुतल्लिक है। 100 रुपीज़ जो है इनकोडिंग वर्क के, 5 रुपीज़ जो है वो प्रिंट के, और एक्स जो है वो पेजेस के। तो हमें पेजेस यहाँ पे जस्ट पुट कर देने हैं, ठीक है, और वो है 55। तो लिहाजा हम करेंगे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 55 इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर x की जगह 55 पुट किया, यहाँ भी x की जगह 55 आ गया, 100 वैसे का वैसे ही प्लस 5 वैसे का वैसे ही, इस x की जगह भी आ गया 55। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 प्लस 5 को 55 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई 55 ये आ जाएगा 275, और 275 में जब हम प्लस कर देंगे 100 तो ये हो जाएगा 375, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर 55 पेजेस हों तो तब जो हमारे पास टोटल चार्जेस बनेंगे वो आ जाएंगे 375। तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल चार्जेस, ठीक है, टोटल चार्जेस इज इक्वल टू वो कितने रुपीस आ गए 375। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो पुट कर देंगे, और हमें चूंकि वो पेजेस है, इतने पेजेस की कोडिंग और प्रिंटेड वर्क फाइंड करना, तो ये टोटल उसने फंक्शन बना दिया हुआ था। एक्स जो है वो उन पेजेस की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एक्स की जगह 55 पुट किया, तो ये हमारे पास टोटल चार्जेस जो है वो निकल आए 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड if the temperature deviate by more than 2.5 degrees Celsius. The condition is modeled as absolute value of T minus 37 degree greater than 2.5 degree. T be the temperature, for what temperature values must be the process be stopped. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल हो जाता है। अगर टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए तो हमें प्रोसेस को रोक देना चाहिए, ठीक है। और जो मॉडल्ड है उसका वो ये बनेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ T माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5। ये जो T है यहाँ पे ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर व्हाट टेम्परेचर, क्या क्या टेम्परेचर की वैल्यूज होंगी जिन पर इस हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जैसे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज थी उन्हीं की तरह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास सोल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो जैसे हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया था वैसे ही यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट को खत्म करके हम प्लस माइनस लगाएंगे, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ। यहाँ पे जो मॉडल है हमें दिया गया टेम्परेचर को, जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि वो कौन कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमें इसको प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। एक है T माइनस 37, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू T माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ देर के लिए हम ये जो डिग्री का सिंबल है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये इसको बगैर डिग्री के लिख लेंगे T माइनस 37 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ T माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5। अब देखें इस एब्सोल्यूट के सिंबल को खत्म करके हम ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस लिखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी T माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5। अब इसको एक दफा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, T माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5, और दूसरी कंडीशन इसकी जो बनेगी R, एक दफा माइनस के साथ सोल्व करेंगे T माइनस 37 और आगे ग्रेटर देन 2.5। तो इन दोनों को सोल्व करते हैं ताकि हमें वो वाले टेम्परेचर्स मिल जाए जिन पर हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। अब देखिए प्लस से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी T माइनस 37 ग्रेटर देन 2.5। अब हमें T की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, माइनस 37 इधर माइनस हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। 37 इधर माइनस हो, इधर आके प्लस हो गया। T ग्रेटर देन, इन दोनों को ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है, 2.5 प्लस 37, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 39.5, ठीक है। तो एक टेम्परेचर हमें मिल गया जो कि है ग्रेटर देन 39.5। अब दूसरा फाइंड करते हैं R वैसे ही साथ में लिखेंगे। अब देखिए हमने वहां भी पढ़ा था 4.2 में, जब यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन होता है और वो माइनस का साइन हम इधर शिफ्ट करें तो एब्सोल्यूट का ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाता है।
ये ग्रेटर देन है ना, लेस देन हो जाएगा जब माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो, ठीक है। और ये वैल्यू t माइनस 37 वैसी की वैसी आ गई। अब हमें t चाहिए, माइनस 37 को इधर ले आएंगे, इधर आके जोन सा है वो प्लस हो जाएगा। ये माइनस 2.5 वैसे का वैसे ही, माइनस 37 इधर आके प्लस 37, तो ये हमारे पास t आ गया लेस देन। इन दोनों को आप सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, माइनस 2.5 प्लस 37, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 34.5। तो यही हमारा आंसर है कि वो कौन से टेम्परेचर्स हैं जिन पर प्रोसेस को स्टॉप कर देना चाहिए। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर इज जोन से है वो ग्रेटर हो 39.5 से, और टेम्परेचर लेस देन हो 34.5 से। तो आंसर में हम ये लेस देन वाला लिख के टेम्परेचर लेस देन 34.5 ये लिख के, आर यहाँ पे साथ में डिग्री सेल्सियस भी साथ में लिख देंगे, आर टेम्परेचर ग्रेटर देन 39.5 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर्स हैं जिन पर हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग विद द टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर्स। एक फैक्ट्री है जो कि मेटल के रॉड्स बनाती है, मेटल खास तरह का मटेरियल होता है, और उनकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है, और उनके अंदर जो टॉलरेंस है यानी ऊपर नीचे लेंथ हो सकती है वो प्लस माइनस 0.04 तक है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी का जो मॉडल दिया वो ये है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ, कितनी लेंथ जोन सी है वो एक्सेप्टेबल है। तो उस लेंथ की रेंज को फाइंड करने के लिए हमें ये x की वैल्यू इस एब्सोल्यूट में से फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2.5 लेस देन आर इक्वल टू 0.04। वही तरीकेकार यूज करेंगे प्रीवियस पार्ट की तरह, एब्सोल्यूट के सिंबल को खत्म करके प्लस माइनस x माइनस 2.5 आ गया, और लेस देन आर इक्वल टू 0.04। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सोल्व करेंगे, प्लस x माइनस 2.5 और ये वैल्यू है लेस देन आर इक्वल टू 0.04, ये आ गई। r लिख के इधर दूसरी वैल्यू माइनस के साथ x माइनस 2.5, ठीक है, और दरमियान में यही वाला सिंबल लेस देन आर इक्वल टू 0.04। अब प्लस के साथ जब इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 2.5 लेस देन आर इक्वल टू 0.04। अब देखिए माइनस 2.5 है, ये उधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू 0.04, तो माइनस 2.5 इधर आया तो प्लस 2.5 हो गया। अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, x लेस देन आर इक्वल टू 0.04 प्लस 2.5, तो ये हमारे पास आ गया 2.54, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू सोल्व करते हैं, r लिख के, ये वैसे ही यानी ये दोनों केस इसी के हैं, ठीक है, तो अब r लिख लेंगे दरमियान में। अब ये देखें ये माइनस वाली वैल्यू है ना, तो माइनस का साइन जब उधर शिफ्ट होता है तो मैंने आपको बताया इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है, लेस देन आर इक्वल टू है ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस का साइन इधर शिफ्ट होने से, ठीक है। और ये वाली वैल्यू है x माइनस 2.5 वैसे की वैसे ही आ गई। अब हमें x चाहिए तो माइनस 2.5 उधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 0.04 और ये माइनस 2.5 इधर आके प्लस 2.5 हो गया, ठीक है। तो यूं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है माइनस 0.04 प्लस 2.5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2.46। अब इन दोनों का जो आंसर है वो उसने एक साथ लिखा हुआ है, इकट्ठा लिखा हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए x को बिटवीन में लिख लेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ लेस देन के सिंबल डालेंगे, ठीक है। और इधर जोन सी है वो हम ये स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे 2.46 और इधर हम ग्रेटर वैल्यू लिखेंगे 2.54। अब इनको रीड करेंगे, देखें ये क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 2.46, ये देखें x ग्रेटर देन, ये इसकी तरफ है ना, ठीक है, तो इसको इधर से रीड करेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.46 जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये क्या लिखा हुआ है x लेस देन आर इक्वल टू 2.5, तो x लेस देन आर इक्वल टू, तो x से इधर को रीड करेंगे, x से इधर को रीड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए क्या करना है, x को बिटवीन में लिख के दोनों तरफ लेस देन के सिंबल डालने हैं। पहले स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, 2.46 इधर लेफ्ट साइड पे, 2.54 राइट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास साथ में आप यूनिट मीटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जोन से है वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी जो मॉडल था उसको हमने लिख के प्लस माइनस के साथ सोल्व करना है, फिर एक साथ आंसर लिख देना है। तो ये वो रेंज है जो एक्सेप्टेबल है लेंथ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एज जीरो। अगर उसके सेंटर को जीरो पे रखा जाएगा तो फिर ही मशीन का जो पार्ट है वो अलाइंड होगा। इफ इट शिफ्ट मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर हम उसको 0.1 मिलीमीटर ही आगे की तरफ बढ़ा देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि वो कह रहा है कि 0 पे अलाइन होगा, तो अगर इतना ही हमने उसको ज़्यादा कर दिया तो पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। द मॉडल जोन्स है वो हमें ये दिया हुआ है, व्हाट पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन, ठीक है, कौन सी पोजीशन होगी जहां पे ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो मॉडल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 0.1, वही तरीकेकार एब्सोल्यूट को खत्म करके तो प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0.1। अब इसको एक दफा प्लस के साथ हमने लिखा, प्लस एक्स ग्रेटर देन 0.1, ठीक है। आर दूसरा केस क्या है, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1, ठीक है। तो देखें प्लस के साथ तो इस वैल्यू के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन 0.1 आ जाएगा। आर माइनस वाली वैल्यू जब इधर मूव करेगी तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा और माइनस इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यही दो हमारे पास पोजीशंस हैं जिनके ऊपर जोन सी है वो सेंटर कॉज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अब आंसर लिखने के लिए हमने क्या करना है कि पहले लेस देन वाले को लिख लेंगे फिर ग्रेटर देन वाले को, ठीक है। एक्स लेस देन माइनस 0.1, ठीक है, पहले ये लेस देन वाला लिख देंगे और चूंकि ये सारा जो है वो मिलीमीटर में है यहाँ पे यूनिट, ठीक है, तो हम यहाँ पे मिलीमीटर का यूनिट लगाएंगे और आर फिर जो ग्रेटर वाली वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स ग्रेटर देन 0.1, हमारे पास मिलीमीटर आएगा। तो ये वो हमारे पास पोजीशन है जहाँ पे सेंटर कॉज रिजेक्शन, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया।